भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में जो हो रहा है वो दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है। चूंकि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसलिए भारत का फोकस नेपाल में हो रही घटनाओं पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो नजर डालते हैं नेपाल में क्या हो रहा है। नेपाल की सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाजें अब सिर्फ नेपाल के देश के भीतर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के स्तर पर एक बड़ी चेतावनी बनती जा रही हैं। नेपाल ने कुछ दिनों पहले 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका कहना था कि जो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना होगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ। यानी सरकार परमिशन देगी कि आप कौन सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना पाएंगे। यह कदम उस समय उठाया गया जब सरकार की भ्रष्टाचार और परिवारवाद यानी नेपोटिज्म की कथाएं सार्वजनिक हो रही थी। उस समय पूरी सोशल मीडिया पर हैशटैग नेपो किड्स, नेपो चिल्ड्रन ऐसी कहानियां उन वीडियोस के साथ वायरल हो रही थी जहां पर सरकार के नेताओं और सरकार के अधिकारियों से जुड़े हुए परिवार के सदस्य, उनके ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड सन्स एंड डॉटर्स दिखाए जा रहे थे कि कैसे वो विदेशी स्थलों पर पार्टी और पर्यटन कर रहे थे। ये उस समय हो रहा था जब नेपाल में बेरोजगारी और गरीबी लगातार जेन ज़ी यानी युवाओं को परेशान करती जा रही थी। अब नेपाल के मिडिल क्लास और लोअर क्लास युवाओं ने जब ऐसी पोस्ट देखी जहां बड़े-बड़े लोगों के बच्चे पेरिस और लंदन जैसी जगहों पे छुट्टियां मना रहे थे, तो उनके अंदर आक्रोश हुआ। उनको लगा कि सरकार उनके साथ बराबर ट्रीटमेंट नहीं कर रही है और इस अन्याय के खिलाफ सोशल मीडिया से एक मुहिम चालू हुई जो देखते ही देखते सड़कों पर आ गई। सरकार ने इस प्रोटेस्ट और आक्रोश का दमन करने के लिए अपनी सुरक्षा बल और पुलिस का भरपूर दुरुपयोग किया। शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए गए और देखते ही देखते एक घटना में 19 युवा प्रोटेस्टर्स जो निहत्थे थे, उनको सरकारी फोर्सेस ने मार डाला। इसके साथ साथ करीब 250 लोग ऐसी घटनाओं में पूरे देश में घायल हुए। सरकार के इस दमन चक्र का असर उल्टा ही हुआ और प्रोटेस्ट जो काठमांडू तक ही सीमित थी, अब पूरे नेपाल के देश में फैल चुकी है। इतने भारी मात्रा में प्रोटेस्ट देख करके सरकार भी पैनिक कर गई। सरकार के कुछ मंत्रियों ने तो रिजाइन ही कर दिया क्योंकि उनको लगा कि अन्याय के खिलाफ सरकार नहीं खड़ी है, सरकार खुद अन्याय का सबब बन चुकी है। इसके बाद सरकार ने जो बैन लगा था सोशल मीडिया पे, उसे एकदम से रातों रात हटा दिया। उनका मानना है कि एक सोशल मीडिया बैन हटाने की वजह से शायद जेनजी की जो ये प्रोटेस्ट है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि युवाओं की ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया के बैन को लेकर तो थी ही नहीं। युवा की ये प्रोटेस्ट थी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ब्राइबरी, लैंड ग्रैबिंग और सबसे ज्यादा नेपोटिज्म यानी परिवारवाद को लेकर। जब एक पढ़ा लिखा युवा जिसने जिंदगी भर मेहनत अपनी करी है, उसको ये दिखता है कि सब कुछ करने के बाद भी वो बेसिक इनकम ले पाता है, अपनी बेसिक जरूरतें ही पूरी कर पा रहा है और उसको भविष्य में अंधकार दिख रहा है, और दूसरी तरफ उसको ऐसी पोस्ट दिखती हैं जहां बिना कुछ किए, बिना कुछ काम किए, बिना कुछ डिग्री लिए, बिना कुछ मेहनत किए कुछ और युवा जो उसी देश के हैं वो बड़ी बड़ी जगहों पे पार्टियां कर रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो आक्रोश है वो बढ़ेगा, वो इग्नाइट होगा, और नेपाल उसी इग्निशन ऑफ द यंग माइंड की आक्रोश के तले सरकार को दबता दिख रहा है। नेपाल में सार्वजनिक रूप से जो भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे थे वे सरकार के लिए शर्मनाक थे। सबको शर्म आ रही थी शायद सरकार, लेकिन तब भी उसको नजरअंदाज कर रही थी। एक के बाद एक भूमि घोटाले को लेकर रिश्वतखोरी के मामले आए। उसके बाद ऐसा तंत्र प्रस्तुत हो रहा था जिसमें सत्ता को बने रहने के लिए सरकार में कुछ लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। और इसी में नेपाल के जेन जी युवाओं को एहसास हुआ कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी जेब भरने में व्यस्त हैं, ना कि जनता की भलाई के लिए। नेपाल में जो आंदोलन हुआ वो अकेला नहीं था। ये घटनाक्रम एक बड़े ही वायरल होते हुए वैश्विक बदलाव का हिस्सा है जिसमें युवा पीढ़ी अपनी सरकारों और व्यवस्थाओं के खिलाफ खुलकर खड़ी हो जाती है, और ऐसा करने में जो उनकी मदद करता है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहां पर ये एकत्रित हो पाते हैं और उसके बाद प्रोटेस्ट को सोशल मीडिया से रियल स्ट्रीट पे ले जाते हैं। अगर एशिया की बात करें तो हांगकांग में ऐसा ही एक युवा आंदोलन हुआ था 2019 में, और ये एक भारी विरोध प्रदर्शन था चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ। याद रहे कि हांगकांग के ऊपर पॉलिटिकल कब्जा चाइना का ही है, और हांगकांग के इन लोगों ने चाइना की सेंसरशिप के खिलाफ एक बहुत ही भारी प्रोटेस्ट किया था, और चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज आर्म्ड फोर्सेस की बर्बरता के बावजूद यह प्रोटेस्ट जारी रहा और दुनिया भर से इस प्रोटेस्ट को समर्थन मिला। ऐसे ही कुछ हुआ इंडोनेशिया में 2025 में।
इंडोनेशिया में एक प्रोटेस्ट चल रही थी, अगेन करप्शन के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, और उसमें ज्यादातर प्रोटेस्टर्स युवा थे। इसी बीच जो सुरक्षा बल थे और प्रोटेस्टर्स आमने सामने हुए, और फिर सुरक्षा बल में से एक गुट अपनी आर्मर्ड कार लेकर के एक डिलीवरी बॉय के ऊपर चढ़ गया। उसकी वजह से उस डिलीवरी बॉय की मौत हुई। लेकिन वो जो विजुअल था वो इतना ज्यादा दर्दनाक था, इतना ज्यादा क्रूअल था कि उसने एक बहुत भारी प्रोटेस्ट को जन्म दे दिया। ऐसा ही प्रोटेस्ट फिलीपींस में भी देखा गया, जहां युवाओं ने सरकार द्वारा राहत सामग्री बांटने, एक नेचुरल डिजास्टर के बाद जो रिलीफ ऑपरेशंस था उसमें करप्शन को लेकर के एक भारी प्रोटेस्ट है जो अभी भी चल रहा है। अब ये तो तय है कि विश्व के युवा किसी भी प्रकार के अन्याय को लेकर के शांत नहीं रहेंगे। वो शांति से सहने वाले नहीं हैं, एक पॉइंट तक चुप रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये सैलाब सरकारों को हिला सकता है। इन युवाओं के आंदोलन में कई पहलू हैं जिनको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। उनमें से एक इंपॉर्टेंट पहलू है किसी भी देश पर विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप का खतरा। जब किसी देश की सरकार की इनकॉम्पिटेंस की वजह से व्यापक असंतोष और विरोध बढ़ता है, तो उस देश की आंतरिक स्थिरता के लिए भी एक खतरा बन सकता है। और इस स्थिति में, इस आक्रोश की स्थिति में विदेशी ताकतें भी सक्रिय हो सकती हैं। युवाओं में जो असंतोष है वो सही दिशा में मोड़ा जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। यही कारण है कि सरकारों के लिए भी ये जरूरी है कि युवाओं के मुद्दों को इनिशियल स्टेज पर ही शांति से सुलझाने की कोशिश करें, बजाय इन आंदोलन को राजनीतिक भंवर में बदलने दें। क्योंकि अगर ये राजनीतिक दिशा में मुड़ी तो बाहरी ताकतें किसी भी देश के अंदरूनी संघर्ष का फायदा उठाने के अवसरों को तलाश सकती हैं। सवाल यह भी उठता है कि सरकार को इस स्थिति से और क्या सीख लेनी चाहिए। नेपाल के इस आंदोलन से बहुत महत्वपूर्ण संदेश निकलते हैं, और सरकार इसे गंभीरता से अगर नहीं लेंगी तो भविष्य में ये सारी सरकारें बड़ी आंदोलन का सामना करने का खतरा ले रही हैं। पहली सीख यह है कि किसी दमनकारी उपाय से किसी आंदोलन को रोका नहीं जा सकता, विशेषकर जब यह आंदोलन देश के युवा चला रहे हों। नेपाल की सरकार को ही ले लीजिए, उसने पहले सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करी, साथ ही साथ सुरक्षा बलों, आर्मी और पुलिस का उपयोग करके इसे दमन करने की कोशिश करी, कुचलने की कोशिश करी। ये सब करने की वजह से आंदोलन रुका नहीं, झुका नहीं, बल्कि और तेजी से बढ़ गया और काठमांडू के बियॉन्ड चला गया। और यही कारण है कि सरकार इस समय अपने आप को एक डामाडोल स्थिति में पा रही है। आज के युवा हर चीज से जुड़े हैं और सोशल मीडिया उनका एक अहम मंच है। ऐसे में अगर सरकारें उन्हें चुप करने के लिए सोशल मीडिया को बैन करने की कोशिश करेंगी इस नीति की वजह से, तो ये और अधिक प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण सीख ये भी है कि पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों महत्वपूर्ण हो चुके हैं। वो दिन चले गए जब सरकारें अपनी पावर के बल पे कुछ भी कर सकती थी और जनता को चुपचाप सुनना और सहना होता था। सिर्फ 5 साल बाद आपको वोट देने का मौका मिलेगा, तभी आप बोल सकते हैं। वो दिन अब गुजर चुके हैं। नेपाल के आंदोलन का मुख्य कारण भ्रष्टाचार और परिवारवाद है, जो सत्ता के गलियारों में फल फूल रहा है। परिवारवाद अब चार दीवारी में छुपा नहीं रहता, वो इंस्टाग्राम की रील से लेकर के यूट्यूब के शॉर्ट्स के जरिए पूरे देश दुनिया में फैल जाता है। और कहते हैं व्हाट हैपेंस इन क्लोज डोर्स गोज ऑन इंटरनेट एंड देन ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड। और यही स्थिति किसी भी देश में दिख सकती है, और जहां भी दिखेगी वहां के हालात नेपाल जैसे हो सकते हैं। अगर सरकारें पारदर्शी नहीं होंगी, अगर परिवारवाद समाप्त नहीं होगा, तो जनता जवाब मांगेगी और असंतोष बढ़ेगा। तीसरी चेतावनी है, युवाओं की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। जेन जी को इमैच्योर मान करके उनकी बात को टाला नहीं जा सकता। अब युवाओं को सिर्फ आंदोलनकारियों के रूप में नहीं, बल्कि एक जागरूक और बहुत ही शिक्षित वर्ग के रूप में देखा जाना चाहिए। वे केवल अपनी आजादी के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए भी लड़ रहे हैं। उनमें नेशनलिज्म है, उनमें राष्ट्र प्रेम है, उनमें एक जोश है कि एक्शन से वो बदलाव ला सकते हैं। अगर उन्हें उपेक्षित किया गया, इग्नोर किया गया, तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सड़कों पे आकर के बदलाव की मांग करेंगे और उनकी संख्या बढ़ेगी। जहां भी युवाओं की संख्या ज्यादा है, उनका समर्थन ना मिलना सरकार के पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भी घातक हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी वोटिंग ब्लॉक भी है। अंत में यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकारें सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के प्रभाव को अब भली भांति समझे। नेपाल में सोशल मीडिया पे प्रतिबंध ने न केवल आंदोलन को बढ़ावा दिया, बल्कि ये दिखाया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज की युवा पीढ़ी अपनी आवाज उठाने के लिए भरपूर रूप से करती है। आप समझ भी नहीं पाएंगे
वो कौन से टूल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत में भी सोशल मीडिया का असर बहुत ज्यादा है और अधिकतर देशों में ऐसा ही है। ये सभी सरकारों के लिए एक चुनौती है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन साथ ही साथ प्रौद्योगिकी को सही तरीके से अगर हमने उपयोग किया तो जनता और सरकार के बीच में संवाद, सौहार्द और विश्वास तीनों बना रहेगा। नेपाल में हुआ आंदोलन सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन हमें ये याद दिलाता है कि युवा अब अपनी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, वो निडर हैं और वो निष्पक्ष हैं। अगर सरकार अपनी नीतियों को सुधारने की दिशा में कदमें नहीं उठाएंगी तो ये आंदोलन और बढ़ेंगे, चाहे वो नेपाल हो, इंडोनेशिया हो या फिलीपींस हो। अगर इस युवा जागरूकता को हमने दमन करने की बजाय सही दिशा में ले जाने की कोशिश करी तो ये एक पॉजिटिव चेंज भी ला सकता है और भविष्य में एक बेहतर देश, समाज और विश्व बना सकता है। नेपाल में जो हो रहा है उससे आने वाला लेसन पूरी दुनिया को बेहतर बना सकता है।